हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे फैराडे सेकंड लॉ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था फैराडे फर्स्ट लॉ और उसके न्यूमेरिकल। अब चेक करते हैं फैराडे सेकंड लॉ, जो कि फैराडे फर्स्ट लॉ की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। सिंपल सा पॉइंट है, पहले समझते हैं कि फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। देखिए, इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे। फैराडे फर्स्ट लॉ में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, उसी के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे और कैथोड और एनोड पर चेक करते थे कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होंगे और उन दोनों को हम आपस में सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इसका एक छोटा सा प्रारूप स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में ये फैराडे लॉ हमें क्या कहेगा। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो बिल्कुल ही सिंपल है, फैराडे फर्स्ट लॉ से ही क्रिएट हुए। देखिए, ये हमने यहाँ कंटेनर लिए, इन दोनों कंटेनर के अंदर हम दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे। इस लेफ्ट कंटेनर के अंदर हम कैथोड और एनोड रोड लगा देंगे, ठीक है। उसी टाइप से इस राइट कंटेनर के अंदर भी हम कैथोड और एनोड लगा देंगे, जो ये चेक करेंगे कि कहाँ पॉजिटिव वाला आयन डिपॉजिट होगा और कहाँ नेगेटिव वाला आयन। एक हमने कैथोड बनाई है और एक एनोड बनाई है। इन दोनों कंटेनर के अंदर ये जो कैथोड और एनोड हमने बनाए हैं, इनको आपस में सीरीज के अंदर हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। सीरीज के अंदर इनको कनेक्ट करते हैं। देखिए, ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, एक लेफ्ट कंटेनर है और एक राइट कंटेनर है। इस लेफ्ट और राइट कंटेनर को हमने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और बीच में हमने इनके बैटरी भी इंट्रोड्यूस कर दी। दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड कंटेनर है। इसके अंदर मान लीजिए हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया है, AgNO3 सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट, और इसके अंदर हम दूसरा ले लेते हैं जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए, ये जो हमने रेड कलर की रोड बताई है, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये दोनों जो अलग अलग कंटेनर में सॉल्यूशन है, ये आपस में सीरीज के अंदर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या किया, इनमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की। देखो, ये बैटरी इन दोनों ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कनेक्टेड है, हमने इनमें सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम चार्ज पास आउट किया। तो अब देखिए, यहां से हमारा फैराडे सेकंड लॉ क्रिएट होगा। कैसे होगा, देखो, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू सॉल्यूशन या मोर सॉल्यूशन जिनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तब कॉपर पॉजिटिव है, सल्फेट नेगेटिव है, सिल्वर पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव है। ये जो कॉपर पॉजिटिव है ये नेगेटिव पर जाकर डिपॉजिट होगा और सल्फेट नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, Ag पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा और NO3 नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉपर पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया और Ag पॉजिटिव यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। अब यहां से फैराडे सेकंड लॉ क्रिएट होगा कि जब हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किन्हीं भी टू इलेक्ट्रोलाइटिक या मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पास करेंगे विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगी, चाहे वो कॉपर की हो या सिल्वर की हो, वो डिपेंड करेगी उनका इक्विवेलेंट वेट कितना है। सिंपल सी बात, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर कनेक्टेड इन सीरीज, तब कैथोड या एनोड पर जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, वो उनके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट उतना उनकी अमाउंट ज्यादा, जितना कम इक्विवेलेंट वेट उतनी उनकी अमाउंट कम, ठीक है। यानी सेम अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना कॉपर डिपॉजिट होगा उतना ही सिल्वर डिपॉजिट होगा, नहीं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम है। जितना कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है वो उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा, जितना सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट है वो उसके अकॉर्डिंग डिपॉजिट होगा। जैसे इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बात और भी ज्यादा क्लियर होगी। अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी पास करनी है हमने, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
किस में से पास किया है, इज पास्ड थ्रू when same quantity of electricity is passed through two or more electrolytic solution, two or more electrolytic solution, electrolytic solution होने चाहिए two or more and which are connected in series through two or more electrolytic solution connected in series, जो कि किसके अंदर कनेक्टेड हो, सीरीज में। पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, सीरीज में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देन तब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, वो उनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, वो उनके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन लिखी, इसको नोट कर लीजिए एक बार जरा। फिर इसके बाद हम इसकी न्यूमेरिकल पोजीशन क्रिएट करते हैं, वो देखिए किस टाइप से होगी। यानी कि अगर हम ये कहें मास ऑफ सब्सटेंस ए हमारा यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, AgNO3, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। मास ऑफ ए डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, ठीक है। पर ये हमारे पास मान लो बी भी अब कोई सब्सटेंस है, तो मास ऑफ बी डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, वो इस टाइप से होगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी, कांस्टेंट जो दोनों की तरफ आएगा राइट हैंड साइड पर वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन देखिए अब क्या बनेगी, मास ऑफ ए डिपॉजिट बाय मास ऑफ बी डिपॉजिट। देखो इस प्रोपोर्शनल को हटाकर कांस्टेंट के लगेगा, यहाँ भी हटाकर के लगेगा, तो के बाय के कैंसिल हो जाएगा, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ये हमारे पास फाइनल फैराडे सेकंड लॉ बन गया। मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ए का मास ए के इक्विवेलेंट वेट पे, बी का मास बी के इक्विवेलेंट वेट पे है। ये फर्स्ट लॉ से ही डिराइव्ड। इससे एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं, फिर बात और ज़्यादा बेटर क्लियर होगी। देखिए किस टाइप से हमने एक न्यूमेरिकल दिया, न्यूमेरिकल है हमारा when same quantity of electricity passed from, हम यही ये जो दो हमने केमिकल दिए हुए हैं इन्हीं से ही अपना न्यूमेरिकल बना लेते हैं। when same quantity of electricity is passed from AgNO3 and copper sulfate solution, then 1.08 gram silver get deposit, 1.08 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हो गया। कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा हमने ये चेक करना है। जैसे इसको हम यहीं से न्यूमेरिकल में चेक करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ हमने क्यू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है, उससे इस इलेक्ट्रोड पर सिल्वर कितना डिपॉजिट हो गया 1.08 ग्राम। तो यहाँ कॉपर भी तो डिपॉजिट हुआ होगा, तो हमने कॉपर की अमाउंट निकालनी है। ये हमारा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हम फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब यहाँ हम ए किसको किसी को भी मान सकते हैं, ए हम सिल्वर को मान ले तो बी हमारा क्या बन जाएगा
कॉपर बन जाएगा, कुछ भी किसी को भी ले सकते हैं। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट बाय मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर, ये आ जाएगा। ठीक है, यही फैराडे सेकंड लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन है। मास ऑफ सिल्वर बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब देखिए, हमें मालूम है कि सिल्वर का मास कितना डिपॉजिट दिया है हमें 1.08 ग्राम, कॉपर का मास डिपॉजिट हमने फाइंड आउट करना है। सिल्वर का इक्वलेंट वेट देखिए, हमने 5 इक्वलेंट वेट डेफिनेटली आपको बताए थे कि आपने थोड़े ध्यान रखने, उसमें सिल्वर, कॉपर, जिंक, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट है 5। सिल्वर का इक्वलेंट वेट 108, कॉपर का इक्वलेंट वेट 31.75। ठीक है, ये आपने ध्यान भी रखने 5 के, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हमारे न्यूमेरिकल लगभग क्रिएट होते हैं। तो अब देखिए, अब तो सिर्फ एक सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही रह गई है, सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखिए, तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इधर 1.08, ये 108 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, और 31.75 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट हटाकर हमने यहाँ कितना यूज कर लिया 100, 108 से 108 कैंसिल, तो 31.75 बाय क्या बच गया 100 बच गया। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज 31.75 बाय 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.3175 ग्राम। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। देखिए, फैराडे फर्स्ट लॉ के अंदर तो हमें काफ़ी कुछ देखना पड़ता है, इसके अंदर तो डायरेक्ट सिर्फ कितना मास डिपॉजिट हुआ है वो किस पर डिपेंड करेगा, उनके इक्विवेलेंट वेट पर। इस फॉर्मूलेशन को यूज़ करके हम फैराडे सेकंड लॉ के सारे न्यूमेरिकल चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बिल्कुल सिंपल सा फैराडे सेकंड लॉ था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ कंडक्टर। सिंपल, ईजी, इंपॉर्टेंट। इसके बेस पर जो कंडक्टर के टाइप पर और कंडक्टेंस, इसके बेस पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर अराइज हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है इंपॉर्टेंट, सिंपल भी है। नाउ, कंडक्टर एंड इट्स टाइप, कंडक्टर एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले हम सिंपल वे में समझेंगे व्हाट आर कंडक्टर्स। Conductors are those substances which allow electric current to pass easily. ठीक है, what are conductor? Conductor are those substances which allow electric current to pass easily or frequently. ठीक है, mostly two type of conductor. There are टू टाइप ऑफ कंडक्टर। हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर हैं, कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर। द वेरी फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, दीज मेटालिक कंडक्टर आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इसलिए कहेंगे क्योंकि इनमें जो कंडक्शन का रीजन है, करंट फ्लो का रीजन है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण हम इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे। पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, व्हाट इज मेटालिक कंडक्टर। देखिए, मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर है इन विच देयर इज नो केमिकल चेंज बिफोर एंड आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि वो कंडक्टर जिनमें करंट पास होने से पहले और जब करंट पास हो रहा है तब, और करंट पास होने के बाद, तीनों कंडीशन के अंदर कोई भी केमिकल चेंज ना हो। ठीक है, सेम सब्सटेंस, सेम ही मैटर है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक आयरन की रोड है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास होने से पहले भी आयरन है, अब मैं इसमें से करंट पास कर रहा हूँ, जब करंट पास हो रहा है तब भी आयरन है, कोई इसके अंदर डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन हुई, फिर हमने करंट हटा दिया, उसके बाद भी ये क्या है, आयरन है, इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने से पहले, उस टाइम पर या उसके बाद भी कोई केमिकल चेंज ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटालिक कंडक्टर। व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर? मेटालिक कंडक्टर आर दो सब्सटेंस in which
there is no chemical change, in which there is no chemical change after passing इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जिनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज ना हो। अब इसके सबसे बेस्ट जो एग्जांपल्स हैं वो हैं मेटल्स, जो भी हमारी मेटल्स हैं, क्योंकि सभी मेटल्स करंट पास होने से पहले भी वो सेम रहेंगी, करंट पास हो रहा है तब भी वही रहेंगे और उसके बाद भी वही रहेंगे, उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। इसके अंदर एक पॉइंट और जरूर नोट कर सकते हैं, हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहा। मेटल्स के अंदर करंट फ्लो का जो मेन रीजन है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसी के कारण ही करंट अराइज होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण हमने उन्हें क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो इसमें द मेन काज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रॉन्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, ये हमारे थे मेटालिक कंडक्टर। दूसरे हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फर्स्ट इज मेटालिक कंडक्टर, सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। वो देखिए क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। देखिए NaCl है, जैसे ही मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करूंगा तो ये डिसोसिएट होकर कैथोड और एनोड पर सोडियम और क्लोरीन की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। करंट पास हुआ, डिसोसिएशन होगी, यानी करंट पास होने से पहले ये अलग सब्सटेंस है, उसके पास करंट पास होने के बाद ये अलग सब्सटेंस है। ये सोडियम क्लोराइड और वो सोडियम अलग और क्लोरीन गैस अलग है। तो जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद केमिकल चेंज हो जाए, दे आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर इन विच देयर इज chemical change after passing इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल चेंज कहो या डिसोसिएशन भी कह सकते हैं, कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये थे हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर। अब इनका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब हम उसे चेक करते हैं। इसके बेस पर हमारे पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। तो अब हम इसे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। चलिए चेक करते हैं। यहां हमने लिया मेटालिक कंडक्टर और राइट हैंड साइड पर लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस मेटालिक कंडक्टर का, देखिए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, मेटालिक कंडक्टर में करंट पास होने के बाद कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो केमिकल चेंज आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। पहला पॉइंट सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी भी डेफिनेशन का पहला पॉइंट, इसमें केमिकल चेंज हो जाएगा। देयर इज केमिकल चेंज आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, इनका सेकंड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे। देखिए हमने बताया था कि जो मेटल्स है उनमें करंट का रीजन या करंट कैरियर कौन है, लाइट वेट इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर करंट कैरियर कौन होंगे, हैवी आयंस। अब NaCl है तो ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, जब ये कैथोड और एनोड की तरफ मूव करेंगे तब करंट फ्लो होगा। सिंपल सी बात,
इनमें करंट किनके कारण कैरी होगा? मेटल में लाइट वेट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके कारण, और इनके अंदर हैवी आयन के कारण, NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के कारण। तो पहला इसका नेक्स्ट डिफरेंस है, इन मेटालिक कंडक्टेंस करंट कैरियर आर लाइट वेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनके अंदर करंट कैरियर कौन है? इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करंट कैरियर आर हैवी आयंस। जब ये Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा, Cl नेगेटिव एनोड की तरफ जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो मूव करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज, उसी के कारण करंट आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का डिफरेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए टेम्परेचर का। देखिए टेम्परेचर के कारण मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, रीजन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका पॉइंट लिख लेंगे, with increase in temperature metallic conductance decreases। टेम्परेचर बढ़ने से मेटल की कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर इसका मैं एक एग्जांपल समझते, देखिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम विंटर में ज़्यादा आती है, समर में ज़्यादा आती है? ऑब्वियसली समर में, गर्मियों में। देखिए जब गर्मियों में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटल्स की जो कंडक्टेंस है, यानी करंट फ्लो करने की कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, तो करंट कम जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, वोल्टेज डाउन रहती है ज़्यादातर समर के अंदर। ये विंटर में ये प्रॉब्लम नहीं है। विंटर के अंदर क्या है, एटमॉस्फेयर थोड़ा कोल्ड है, टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर होगा तो उनमें कंडक्टेंस क्या होगी, वेरी गुड होगी है। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अभी कि भी क्यों टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेटल की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। पर पहले हम इसके जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनको लिख लेते हैं। इसमें भी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा टेम्परेचर का। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमें जब तक ये NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट नहीं होगा, तब तक ये कैथोड और एनोड की तरफ मूव नहीं करेगा। अब कम टेम्परेचर पर ये कम डिसोसिएट होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कम बनेंगे। अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें तो ये इजीली डिसोसिएट होगा और इजीली मूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो हम डायरेक्ट रीजन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इसका रीजन है, एज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इजीली, वो आसानी से टूटने लग जाएंगे, डिसोसिएट इजीली। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट होगा। NaCl हाई टेम्परेचर पर जल्दी टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ कैटायन एंड एनायन, दिस इज कॉल्ड करंट। ठीक है, चलिए हमने अभी इसका रीजन एक्सप्लेन करना है, वो अब हम इसका रीजन एक्सप्लेन करते हैं थर्ड पॉइंट का, कि भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज क्यों होती है। इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह हम हमने 3 पॉइंट है डिफरेंस के लिए, उसके बाद हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसको, व्हाई मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आंसर देखिए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है। पर उससे पहले हम एक मेटल के एटम की थोड़ी कंपोजिशन समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एक मेटल के एटम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट तो होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन। अब एक मेटल के अंदर
आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी पार्ट बचेगा उसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाएगा और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, वो सारा का सारा पार्ट कहलाएगा कर्नल। वो सारा का सारा पार्ट क्या कहलाएगा? कर्नल। अब इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन आएगा और इसके अंदर इनर शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों ही आएंगे। जैसे हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं जरा, ठीक है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 2 8 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सोडियम का न्यूक्लियस है, +11 न्यूक्लियस का चार्ज है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये हमने थर्ड शेल बनाई जिसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो कहलाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वैलेंस शेल आउटर शेल के अंदर। उसके अलावा ये जो जितना भी हमने ब्लैक एंड पोर्शन बनाया हुआ है जिसमें न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, थर्ड शेल है, इस सारे पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज है? देखो इसके न्यूक्लियस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? +11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन पर -2 का चार्ज होगा। सेकंड शेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन पर -8 का चार्ज होगा। प्लस के 11 और माइनस के कितने? 10, तो 1 प्लस का चार्ज बच जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल और सेकंड शेल बचा इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला हमारी सारी सिचुएशन बची है इसको हम क्या बोलते हैं? कर्नल, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ? एक मेटल के एटम के 2 पार्ट होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अलावा जो पार्ट बचेगा वो क्या कहलाएगी? कर्नल कहलाएगी। अब इसी के बेस पर हमने पॉइंट डिस्कस करना है। देखिए अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक मेटल के एटम का ब्लॉक लिया, मेटल का पीस लिया, इसके अंदर क्या होंगी? ये कर्नल, ये कर्नल, ये कर्नल, फिर ये कर्नल, बहुत सारी ये हमने ब्लैक कलर की कर्नल, कर्नल पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कर्नल्स हैं, ठीक है। अभी हमने कर्नल बताई है। उसके अलावा क्या होगा? ये इनका आउटर शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इसके आउटर शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबके आउटर शेल के अंदर क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सभी के आउटर शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्ट बचता है दैट इज कॉल्ड कर्नल, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सेटअप किया, ये हमने इलेक्ट्रिकल सेटअप किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव आ जाएगा। अभी देखिए हमारे पास क्या है? टेम्परेचर है बिल्कुल ही लो, टेम्परेचर लो है। लो टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इजीली अपने पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो लो टेम्परेचर पर बहुत आसानी से होगा, करंट ज़्यादा आएगा। पर जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उससे होगा क्या? टेम्परेचर इंक्रीज करने से इन कर्नल्स के पास, पॉजिटिव कर्नल के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो वाइब्रेट करने लग जाएंगी अपनी पोजीशन पर। कम टेम्परेचर है कम वाइब्रेट करेगी, ज़्यादा टेम्परेचर है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगी। अब अगर मान लो ये पॉजिटिव कर्नल इस टाइप से वाइब्रेट करने लग गई, ये सारी पॉजिटिव कर्नल वाइब्रेट करने लग जाएंगी। पहले ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्मूथली मूव कर पा रहा था पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पर अब अगर मान लो एक कर्नल वाइब्रेट कर रही है तो ये क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन के लीनियर फ्लो को रिटार्ड करेंगे, रोक देंगे। सिंपल सी बात है। देखो अगर ये मूव नहीं कर रही है, वाइब्रेट नहीं करे, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। पर अगर ये वाइब्रेट करने लग गई तो ये ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के फ्री मोशन को रोक देंगे। समझ में आ गई ना बात? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर रुकी हुई कर्नल है तो उनके बीच में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, पर अगर मान लो वो कर्नल वाइब्रेट कर रही है तो फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कंडक्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है हमने इस पॉइंट को, किस टाइप से लिखेंगे वो देखिए जरा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही बात लिखनी है हमने। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर उससे होगा क्या? कर्नल स्टार्ट वाइब्रेशंस, कर्नल में वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इससे क्या होगा? विच रिड्यूस फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया या कम होगा, हेंस metallic conductance decreases with increase in temperature। ठीक है। अब अगर मान लो मैं एक वैसे जनरल सा क्वेश्चन डिस्कस कर लूं कि आउट ऑफ मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विच इज बेटर कंडक्टर, इनमें से बेटर कौन सा है, मेटल वाला या इलेक्ट्रोलाइट वाला? डेफिनेटली मेटल्स वाला। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो कंडक्टेंस है दैट इज ड्यू टू लाइट वेट इलेक्ट्रॉन, और वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, करंट ज़्यादा आएगा। इसके अंदर जो कंडक्टेंस है वो क्या है, एक हैवी आयन के कारण है, वो थोड़ा स्लो मूव कर पाएंगे, जितना लाइट वेट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उतना नहीं मूव कर पाएंगे, तो उनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, कंडक्टेंस की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो मेटालिक कंडक्टर आर बेटर कंडक्टर एंड दे आर एवरेज कंडक्टर। तो ये थे हमारे पास कंडक्टर और उसके टाइप। नेक्स्ट एक बिल्कुल वाइब्रेटिंग लेक्चर के अंदर हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड लक।